तो एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां सैकड़ों डेवलपर्स एक ही ऐप पर काम कर रहे होते हैं, तो कोई हंगामा क्यों नहीं होता? सब कुछ इतना हमवार कैसे चलता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर टूल है जिसका नाम है गिट। आज हम इसी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा तसव्वुर करें, फ्लिपकार्ट जैसी ऐप है, एक टीम उसके लॉगिन पेज पर काम कर रही है, दूसरी पेमेंट सिस्टम देख रही है और तीसरी प्रोडक्ट डिस्प्ले पर लगी हुई है। अब इन सबके अलग अलग काम को इकट्ठा करके एक चलती हुई ऐप में कैसे तब्दील किया जाए, वो भी बिना किसी गड़बड़ के? ये है असल मसला। इस मसले का जो हल निकाला गया, इस प्रैक्टिस को कहते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट, यानी SCM। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डिजिटल लाइब्रेरियन हो जिसका काम है हर डेवलपर के लिखे हुए कोड का हिसाब रखना, हर छोटी से छोटी तब्दीली को नोट करना। देखिए, आजकल तो हमारे पास आला तरीन टूल्स हैं, लेकिन शुरू शुरू में यह काम बिल्कुल मैनुअल था। एक मैनेजर होता था जो हर डेवलपर से कोड लेता था और फिर वो मैनेजर सबको जोड़ने की कोशिश करता। आप खुद सोचिए कितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग काम होगा ये याद रखना कि किसने क्या तब्दील किया है। तो इस अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए जो पहला बड़ा आइडिया सामने आया वो था एक सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, और ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम था। ये सॉल्यूशन था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या CVCS। आइडिया बहुत सादा था। एक मेन सर्वर बनाया जाए और प्रोजेक्ट का सारा कोड उस एक सर्वर पर रख दिया जाए। इस सेंट्रल जगह को रिपोजिटरी का नाम दिया गया। अब हर डेवलपर अपना काम इसी सेंट्रल सर्वर पर महफूज करता था या कमिट करता था। वर्कफ्लो भी बिल्कुल सीधा सा था। पहले डेवलपर अपने कंप्यूटर पर कोड लिखता, फिर इंटरनेट के जरिए वो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करता और आखिर में अपने किए हुए काम को उस सर्वर पर कमिट कर देता, यानी महफूज कर देता, ताकि दूसरों को भी वो तब्दीलियां मिल जाएं। और इस अप्रोच के फायदे फौरन नजर आने लगे। सबसे बड़ा फायदा तो ताआवुन का था। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा डेवलपर टीम के साथ मिलकर काम कर सकता था। मिसाल के तौर पर, भारत में एक डेवलपर अपना काम खत्म करे तो अमेरिका में बैठा दूसरा डेवलपर अगली सुबह वहीं से शुरू कर सकता था। मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बन गया था। लेकिन इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल में कुछ बहुत बड़ी खामियां भी थीं, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक सीधा सा सवाल पैदा करती है। तो सबसे बड़ा मसला यह था कि पूरा सिस्टम एक ही चीज पर इन्हिसार कर रहा था, वो सेंट्रल सर्वर। अगर वो सर्वर डाउन हो जाए तो बस सबका काम रुक गया। कोई ना कोड महफूज कर सकता, ना ही किसी दूसरे का काम देख सकता, और अगर खुदा ना खास्ता वो सर्वर तबाह हो जाए तो पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री ही गायब हो सकती थी। ऊपर से हर काम के लिए इंटरनेट जरूरी था, जिससे काम की रफ्तार भी सुस्त हो जाती थी। इन्हीं खामियों की वजह से एक नए इनकलाब की जरूरत महसूस हुई। अब हम देखेंगे कि इसका हल कैसे निकाला गया, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर और लचकदार था। और यहां से इर्तका का अगला मरहला शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या DVCS। ये आइडिया वाकई गेम चेंजिंग था। इसमें तसव्वुर ये था कि एक सेंट्रल कॉपी के बजाय हर डेवलपर को अपने कंप्यूटर पर पूरे प्रोजेक्ट की एक मुकम्मल कॉपी मिल जाए। अब जरा इन दोनों का मुवाजना करें। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक ही रिपॉजिटरी थी, इंटरनेट जरूरी था और एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर डेवलपर के पास अपनी पूरी रिपॉजिटरी है, काम ऑफलाइन हो सकता है और फेलियर का कोई एक नुक्ता नहीं है। यानी सेंट्रलाइज्ड मॉडल की तमाम बड़ी खामियों का हल इस नए अप्रोच में मौजूद था। इस नए सिस्टम में वर्कफ्लो थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ये तब्दीली बहुत अहम थी। अब डेवलपर पहले अपने कंप्यूटर पर कोड लिखता, फिर अपनी ही मशीन पर मौजूद लोकल रिपॉजिटरी में तब्दीलियां कमिट करता, और जब वो तैयार होता तब वो अपनी लोकल तब्दीलियों को रिमोट सर्वर पर पुश करता। यानी ज्यादातर काम के लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं रही। तो इस नए और ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटेड तस्वुर के साथ स्टेज बिल्कुल तैयार था, एक ऐसे नए टूल के लिए जो इंडस्ट्री पर छा जाए। और फिर साल 2005 में एंट्री हुई लाइनस टॉरवाल्ड्स की। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। लिनक्स कर्नल की डेवलपमेंट को मुनज़्ज़म करते हुए वो इस वक्त के टूल से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने अपना ही एक DVCS बना डाला और उसका नाम रखा गिट। आज गिट पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मयार बन चुका है। ये वो सॉफ्टवेयर टूल है जो हर डेवलपर की कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, और इसकी मदद से वो अपने कोड में होने वाली तमाम तब्दीलियों को ट्रैक कर सकता है, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर एक बहुत आम कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी है, जो अक्सर लोगों को होती है।
और वो है गिट और गिटहब के दरमियान फ़र्क। अक्सर लोग इन दोनों नामों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखिए, गिट एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आपके कंप्यूटर पर चलता है, जबकि गिटहब एक वेब पर मबनी सर्विस है, यानी एक वेबसाइट जो क्लाउड में है। गिट का बुनियादी मकसद वर्जन कंट्रोल यानी तब्दीलियों को ट्रैक करना है। गिटहब का मकसद आपके रिपोजिटरीज की मेज़बानी करना है ताकि तावन हो सके। इसको एक और आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए कि गिट एक कारीगर का औजार का बक्सा है, उसका टूल बॉक्स, और गिटहब वो वर्कशॉप है जहां सब कारीगर अपने अपने औजार लेकर आते हैं और मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सब बातों की आखिर अहमियत क्या है? ये इतना अहम क्यों है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल की ताकत यही है। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत महफूज हो गई है। अगर सेंट्रल सर्वर को कुछ हो भी जाए तो किसी भी डेवलपर की कॉपी से पूरा प्रोजेक्ट बहाल हो सकता है। काम की रफ्तार बहुत तेज हो गई है क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशंस लोकल मशीन पर होते हैं, और लचक, आप इंटरनेट के साथ या इंटरनेट के बगैर कहीं से भी काम कर सकते हैं। और सबसे अहम, हर फाइल का हर वर्जन महफूज रहता है, यानी अगर पिछले हफ्ते के कोड पर वापस जाना है तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन इन सब फायदों के साथ एक आखिरी सवाल भी पैदा होता है कि अगर हर डेवलपर के पास प्रोजेक्ट की पूरी कॉपी है, तो तब क्या होता है जब उनकी तब्दीलियां आपस में टकरा जाती हैं, जब तज़ादात पैदा होते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें गिट की असली ताकत और उसके अगले लेवल की तरफ ले जाता है।